नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँ सांख्यिकी की नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों सांख्यिकी में हम इसकी बेसिक जानकारी आंकड़ों के बारे में हम देख चुके थे और उसके बाद में अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्य माध्यक फॉलोक देख चुके हैं और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मैंने फॉर्मूले नोट करवा दिए थे आपको। तो चलिए आज उन फॉर्मूलों को यूज करते हुए और देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो देखो मेरे सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर मैं मतलब माध्य ज्ञात करेंगे हम और माध्य तीनों विधियों से एक ही क्वेश्चन को मैं ज्ञात करूंगा ताकि आप ये भी देख सको कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, आंसर जो होता है वो सेम रहता है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपना क्वेश्चन है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और ये फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1215623, 1215623 ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखो तीनों विधियों से हम इसको निकालेंगे और तीनों विधियों से निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष विधि की अगर बात करूं तो देखो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि या इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड का अपने पास फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें आगे करना क्या है। देखो अपने पास f है और ये क्या होता है, वर्ग अंतराल जिसको हम ci बोलते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी पहले मुझे ज़रूरत किसकी होगी, x की ज़रूरत होगी ना भाई। मेरे पास x की वैल्यू नहीं है। इस x का मतलब क्या है, x का मतलब है जैसे देखो ये क्लास इंटरवल है तो इसमें 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है और अगर ये क्लास इंटरवल ज़्यादा बड़ा होता तो उसमें और भी नंबर शामिल, जैसे मान लो 0 से 10 है तो इसका मतलब है कि उसमें 0 1 2 3 मतलब 9 तक वो नंबर शामिल है उसमें। तो अब इतने सारे नंबर शामिल हैं तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर क्लास इंटरवल के लिए सापेक्ष में जो x निकालना है। तो ये x का मतलब इसको निकालते कैसे मैं बता चुका हूँ। x को निकालने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ऐसे निकालते हैं। बाकी ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, बाकी अगर जनरल वे में मैं इसकी बात करूँ तो जनरल वे में कैसे निकालते हैं, दोनों को यानी दोनों लिमिट को, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और भी सीधी सी बातों में कहूँ तो उनके बीच वाली संख्या देख लो, वो उसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0 और 2 इसके बीच वाली संख्या क्या होती है, 1 होती है ना, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 1। 2 और 3 के बीच वाली संख्या क्या होती है 3। 4 और 6 के बीच वाली 5, 7, 9, 11 और 13 ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, और ऐसे देखो तो ऐसे भी देख सकते हो। देखो अगर इसके लिए मुझे निकालना है तो 0 + 2/2 यानी 2/2 कितना आ गया 1। इसके लिए देखेंगे 4 और 2 6, 6/2 तो 3, 6 और 4 10, 10/2 तो 5 और 8 और 6 14/2 यानी 7 ऐसे करके ये निकाल सकते हैं। तो ये x की वैल्यू हुई। अब x की वैल्यू के बाद में अब हमें क्या किसकी ज़रूरत है, देखो f(x) है ना, सिग्मा f(x) है, इसका मतलब है कि अब हमें f(x) की ज़रूरत होगी। तो f(x) निकालने के लिए अगला कॉलम अपना क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। कोई ऐसे fi(xi) बोलता है, कोई ऐसे f(x) बोलता है, कुछ भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। fi(xi) का मतलब ये होता है कि जो f का है ना उसी के रेस्पेक्ट में हमें x को उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये होता है उसका मतलब। तो अब देखो 1 का मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया, f(x) का मतलब क्या हुआ, f और x दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आया 1, 2 का 3 से किया तो 6, 1 का 5 से किया तो 5, 5 का 7 से किया तो 35, 6 का 9 से किया तो 54, 2 का 11 से किया तो 22 और 13 का 3 से किया तो 39। ठीक है, ये f(x) होता है। अब देखो सिग्मा लगा हुआ है ना f(x) पर, सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब है f(x) वाले का सभी का क्या करना है, हमें सम करना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है ना, तो इनका सम करो कितना आएगा 1 7 12 17 21 23 और 9, 23 और 9 32 कैरी 3 3 और 3 6, 6 और 5 11 13 और 162 इसका सम आ चुका है। यानी सिग्मा f(x) की वैल्यू कितनी आ चुकी है 162। उसके बाद में क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ चाहिए ना, तो सिग्मा एफ का मतलब
ये f वाले कॉलम का सम कर दो, f वाले कॉलम का सम कितना हो जाएगा 3, 4, 9, 15 और 20। ठीक है, सिग्मा f कितना हो गया 20 हो गया, सिग्मा f 20। अब तो कुछ नहीं है हमारे पास, सिग्मा fx आ चुका है, सिग्मा f आ चुका है, तो x बार क्या आ जाएगा, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx। सिग्मा fx की वैल्यू है हमारे पास 162 अपॉन सिग्मा f की वैल्यू है 20, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 8.1, डिवाइड करके देख लो 28 जा कितने होते हैं 160 और 0.2 तो 8.1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ चुका है 8.1 इसका आंसर आ चुका है। ये होती है डायरेक्ट विधि। अब इसमें तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी छोटी थी और इंटरवल भी बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन अगर जटिल हो जाए, ये कैलकुलेशन अगर टफ हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में प्रत्यक्ष विधि से कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि को चूज करते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं कल्पित माध्य और पग विचलन विधि से करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा वो रहे कि हमें ये पता चले कि दोनों में अंतर, मतलब तीनों विधियों में अंतर क्या है और तीनों विधियों में आंसर सेम रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं बाकी दोनों विधियों से करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से इसका आंसर कितना आया था 8 पॉइंट बनाया था, ध्यान रखें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर कितना आया था x बार इक्वल्स टू 8.1, ताकि बाद में ये वेरीफाई कर सको कि आंसर सेम आंसर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मैंने fx का कॉलम बनाया था इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ क्योंकि कल्पित माध्य विधि में fx नहीं बनाते हैं, उसमें fd होता है, तो उसके लिए हमें पहले d की जरूरत होगी। ठीक है, तो x तक तो ये मतलब ये x वाला कॉलम तो चाहे तुम प्रत्यक्ष विधि लगाओ, चाहे कल्पित माध्य लगाओ, चाहे ये पग विचलन लगाओ, कोई भी लगाओ, ये तो सभी में बनेगा, x तो सभी में बनेगा। अगला जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि तो हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे नंबर पर कल्पित माध्य विधि की। कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड। अब कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं, अगला जो कॉलम बनता है वो बनता है डी का, तो d इक्वल्स टू होता है x माइनस ए। अब x तो हमें दिख रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि सर a क्या है। a का मतलब होता है कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य का मतलब है भाई नाम से स्पष्ट है कल्पित। कल्पित कल्पित का मतलब इमेजिनरी या माना हुआ, जिसे हम कल्पना करके मान लें कि शायद ये हो सकता है। ठीक है, तो कल्पित माध्य में हम x वाले कॉलम में से बीच वाली किसी संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। जैसे इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है 7, जरूरी नहीं है कि बीच वाली संख्या को मानो, किसी को भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। पूरे x में से किसी को भी हम कल्पित माध्य मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, चाहो तो 1 को मानो, 3 को मानो, 5 को मानो, 7 को मानो, 9 को मानो, 11 को मानो या 13 को मानो, लेकिन जनरली बीच वाले को ले लेते हैं, बाकी किसी को भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब देखो d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, मतलब ये जो x की जो वैल्यू है ना, सभी में से कल्पित माध्य को माइनस करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो देखो 1 माइनस 7, मैं अब यहाँ पर वो चलो ऐसे कर देता हूँ 1 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना बचा -6, कितना बचा -6, यहाँ 3 माइनस 7 तो कितना बचेगा -4, 5 माइनस 7 तो 5 माइनस 7 कितना बचा -2, 7 माइनस 7 यानी 0, 9 माइनस 7 यानी 2, 11 माइनस 7 यानी 4 और 13 माइनस 7 यानी 6। ठीक है, बाकी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये वैल्यू लिखते हैं -6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6। मैंने ये इसलिए लिखा है 1 माइनस 7, 3 माइनस 7 वगैरह, ताकि समझ में आ जाए कि हमने किया क्या है। ये जो x की वैल्यू है ना, इन x की सभी वैल्यूज में से हमें ये कल्पित माध्य माइनस करना है। ठीक है, ये कल्पित माध्य हमें माइनस करना है, जैसे हमने 7 को हमने कल्पित माध्य माना है ना, तो इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब तो मैं रफ कर सकता हूँ ना, ये तो अब मैं रफ कर सकता हूँ, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। चलो मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ, वापस लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास आया था -6, -4, -2, 0, 2, 4 और ये 6। ठीक है, अब अगला कॉलम होगा एफ डी। देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो हमारे a की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, कितनी है 7 है। अब एफ डी चाहिए हमें, तो एफ डी के लिए f और d वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो f और d का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू -6 कितना आया -6, 2 इंटू -4 कितना आया -8,
1 इंटू -2 तो कितना आया -2, 5 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 2 तो 12, 2 इंटू 4 तो 8 और 3 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 18। प्लस वालों को अलग ऐड कर लो और माइनस वालों को अलग ऐड कर लो। प्लस वालों को ऐड किया कितना आया -16 और सॉरी माइनस वालों को ऐड किया तो -16 और प्लस वालों को किया तो 38। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा एफ डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी 38 माइनस 16 यानी कितनी आई 22 आ चुकी है। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो एक्स बार इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20। अब देखो इसको 2 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो 7 प्लस 11/10 यानी 7 प्लस 11/10 करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, सॉरी 1.1 आ जाएगा ना, क्योंकि एक अक्षर एक 0 है तो एक अक्षर बाद में पॉइंट लगा दो। ऐसे ही करते हैं ना 10 की पावर से तो डिवाइड, तो ऐसे ये डिवाइड किया तो 1.1 आ गया और हमारे पास आंसर कितना आ गया 8.1। देख सकते हो प्रत्यक्ष विधि से जब हमने निकाला तब भी कितना आया था 8.1 आया था। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये वैल्यू निकालते हैं और ये विधि कौन सी विधि कहलाती है कल्पित माध्य विधि कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कल्पित माध्य। अब देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, यहाँ भी ज़्यादा जोड़ने में दिक्कत नहीं आई तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हुई, इससे भी ज़्यादा ईजी होगी किसमें पग विचलन में। ठीक है, तो ये तो कल्पित माध्य विधि हो गई। अब पग विचलन की बात करेंगे। पग विचलन में देखो ये डी वाला कॉलम डी की जगह क्या बनेगा यहाँ पर यू बनेगा। ठीक है, और ये एफ डी वाला भी नहीं बनेगा एफ यू बनेगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ, तो देखो अगला हो जाएगा u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच कुछ नहीं है यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं u इक्वल्स टू डी अपॉन एच, डी अपॉन एच, क्योंकि देखो x माइनस ए तो हमने क्या माना था कल्पित माध्य विधि में d माना था ना, तो यहाँ पर d अपॉन एच भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया। अब देखो u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 माइनस a की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन h की वैल्यू, h का मतलब क्या होता है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल क्या चल रहा है यहाँ पर देखो दोनों में कितना डिफरेंस है 2 का, दोनों में कितना डिफरेंस है 2 का, मतलब सभी में 2 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटरवल कितना चल रहा है 2 का चल रहा है। ठीक है, तो अपॉन में क्या कर देंगे 2, यानी -6/2, तो कितनी वैल्यू है इसकी -3। ठीक है, ऐसे ही 3 - 7 तो कितने हो गए -4/2, तो कितना आ जाएगा -2। ऐसे ही 5 - 7 -2 और -2/2 यानी -1, 0 1 2 और 3। जैसे हमने इसकी कैलकुलेशन की थी ना, ऐसे ही बाकी सारी की कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये u की वैल्यू आई, अगला हमें क्या चाहिए fu चाहिए, तो ये fu मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू -3 तो -3, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 तो -1, 5 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 तो 9। अब देखो ये तो कितने हो गए माइनस के 8 हो गए और ये कितने हो गए 19। तो यहाँ से सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा एफ यू आ जाएगा 11। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू 11 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 20 इंटू एच की वैल्यू 2 से यह कैंसिल 10 टाइम्स, तो वही आ गया ना 7 प्लस 11/10 यानी 1.1 यानी 8.1। तो इससे भी अपना आंसर वही आया 8.1। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी विधि से हम माध्य ज्ञात करें, आंसर हमारा हमेशा सेम रहना है, आंसर चेंज नहीं होता। बस ये है कि किसी विधि में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और किसी में थोड़ी कम रह जाती है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा माध्य हुआ। ठीक है, ये मैंने तीनों विधि एक ही क्वेश्चन में तीनों विधि बता दी हैं। तो आप क्या करोगे 10th क्लास की बुक उठाना, 10th क्लास की बुक उठाना और 14th एक्सरसाइज है ना
उस 14th एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 14th एक्सरसाइज उसकी सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स की है, ठीक है। तो 14th एक्सरसाइज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा ही, लेकिन मैं मतलब ऐसे ही अपना सीक्वेंस रहेगा कि कंसेप्ट समझाया, एक दो क्वेश्चन उस पर बेस करवाए, फिर बाकी लास्ट में तो अपन करेंगे ही, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन लेके चलेंगे। अभी जैसे मैंने माध्य समझाया तो माध्य के लिए मैंने एक क्वेश्चन में तीनों चीज़ें समझा दी, ठीक है। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा। चलिए आगे मैं रैंडमली कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसके थ्रू हम निकालेंगे बहुलक, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्लास इंटरवल ले लिया, मान लो जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये मैंने कोई क्लास इंटरवल ले लिया, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने, फ्रीक्वेंसी ले ली मान लो जैसे 2, 3, 5, 3, 7, 4, कितने हो गए, 5, 5, 10, 20 और 1, मान लो ये ले ली मैंने, ठीक है। तो इसमें हमें जैसे अभी मैं बहुलक ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बहुलक ज्ञात कर रहा हूँ, बहुलक यानी मोड, ठीक है। बहुलक का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ें समझा दी थी कि F1 F0 क्या होता है, ठीक है। तो F1 क्या होता है, मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल ग्रुप मतलब बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी। अब बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग का मतलब देखो, बहुलक की डेफिनेशन याद करो, मैंने क्या लिखाई थी, बहुलक की डेफिनेशन मैंने यही तो बताई थी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही तो बहुलक होगा। तो इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो जो ग्रुप होगा वही तो इसका बहुलक, उस ग्रुप में ही तो वो होगा ना। तो अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7 है ना भाई। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, 7 दिख रही है ना। इसका मतलब है कि 7 अपना क्या हो गया, F1 हो गया। 7 अपना क्या हो गया, F1 हो गया। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा हो गया, बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग, या मैं कह सकता हूं मॉडल ग्रुप, ठीक है। ये मॉडल ग्रुप हो गया। अब देखो जब हम काउंटिंग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही करते हैं ना। तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये F1 है तो इससे जस्ट पहले वाला कौन हो गया, F0, और इसके जस्ट बाद वाला कौन हो गया, F2। ऐसे मतलब काउंटिंग का मतलब मेरा ये है कि ये याद रखने का तरीका, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि F1 तो पहचान लेते हैं कि सबसे बड़ा होगा, लेकिन F0 कौन सा होगा, F2 कौन सा होगा। कभी कभी बच्चे इसको F2 कर देते हैं और इसको F0 कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जस्ट पहले वाला, यानी आप तो सीक्वेंस ध्यान रखो, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2, तो 0, 1 और 2 ऐसे ही, ठीक है। सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो अब ये हो गया F0, ये F1 और ये F2, ये अपना मॉडल ग्रुप हो गया। और ये क्या है, L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट होती है ना। तो लोअर लिमिट तो इन सभी में चलेगी, लेकिन मॉडल ग्रुप की लोअर लिमिट, तो मॉडल ग्रुप की लोअर लिमिट कितनी है, 50। तो ये क्या हो गया L। और H का मतलब क्या होता है, H का मतलब सभी जानते हैं, क्लास इंटरवल, इंटरवल होता है, ठीक है, इंटरवल होता है। तो इंटरवल कितने का चल रहा है, इसमें 10-10 का इंटरवल चल रहा है ना सभी में। अब तो हमारे पास जब सारी चीज़ें आ चुकी हैं तो फॉर्मूले में हमें वैल्यू ही तो रखनी है। चलो वैल्यू रखते हैं। तो z इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है, 50, प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है, 7, माइनस F0 कितना है, 3, अपॉन 2F1, तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 माइनस F0, F0 कितना है, 3, माइनस F2 कितना है, 4 इंटू H, और H कितना चल रहा है इसमें, 10। बस अब कुछ नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा और हमारे पास अब कुछ नहीं है। तो देखो 50 प्लस 7 माइनस 3 यानी 4 अपॉन 7 2 या 14 माइनस 7 इंटू 10, 50 प्लस 4 अपॉन 7 इंटू 10, भाई 14 माइनस 7 तो कितने बचे, 7, ठीक है। तो 50 प्लस
ये कितना होगा 4 × 10 40/7 डिवाइड कर दो तो 50 प्लस डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.71 ये आ जाएगा ना। कैसे आया भाई 7 5 जा 35 रिमाइंडर 3 सॉरी रिमाइंडर 5 फिर पॉइंट लगा दो 0 आ गई तो 50 हो गए 7 7 जा 49 ऐसे करके दिमाग में कैलकुलेशन करो। ये नहीं कि ये छोटी सी कैलकुलेशन के लिए आप लिख रहे हो कि सर 40 को डिवाइड किया 7 से 7 5 जा 35 फिर यहाँ पर लिख रहे हो कि ये 5 बचा फिर यहाँ पॉइंट लगाया फिर 0 लगाया फिर 7 7 जा 49 ऐसे करके नहीं करना है हमें, ऐसे करके नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। ठीक है तो ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन करो तो 5.75 आ गया यानी हमारे पास आंसर कितना आ चुका है 55.71 ये हमारा आंसर आ चुका है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी जब भी मॉड और मीडियन निकालेंगे तो जो हमारा मॉडल ग्रुप होता है या जो हमारा मीडियन ग्रुप होता है उसी ग्रुप में हमारा आंसर होता है। ध्यान रखें जब हमने बहुलक वर्ग इसको लिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की थी ना तो इसलिए हमने बहुलक वर्ग जब इसको लिया था तो सीधी सी बात है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 50 to 60 के बीच में ही आना है। ठीक है 50 to 60 के बीच में ही आना है और देख सकते हो कि आंसर हमारा कितना आया 55.71 तो ये इसके बीच में ही है ना, इसके बीच में ही है। बीच में कोई भी नंबर हो सकता है वो 50.5 ही हो सकता है कि वो 50.5 ही हो लेकिन आएगा इसके बीच में ही। ठीक है तो ऐसे करके हम बहुलक निकालते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा और बहुलक में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है चलिए तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जो आपको घर से करना है और फिर मैं कल करवाऊँगा इसको, है ना। आज की क्लास को फिर यहीं पर हम विराम देंगे। कल की क्लास में हम मीडियन देखेंगे और मीडियन के साथ में फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है चलो वैसे मैं मीडियन का ही एक मीडियन को समझा ही देता हूँ, थोड़ा सा कम टाइम लेके समझा देता हूँ क्योंकि फिर ये एक साथ ही हो जाएंगे तो फिर हम एडवांस लेवल पर बात कर पाएंगे। चलो मीडियन को ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो लगेगा। मीडियन मैंने एक क्लास इंटरवल ले लिया, ठीक है, रैंडमली ले लिया। मान लो जैसे 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45, 45 to 55। ठीक है मान लो मैंने ये क्लास इंटरवल ले लिया। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 2, 5, 3, 10, चलो 10 की बजाय इसको मैं ले लेता हूँ 7 और ये 3, ये ले लिया मैंने। ठीक है अब जब हम माध्यक निकालेंगे तो माध्यक का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। माध्यक का फॉर्मूला होता है m = L + n/2 - CF/f × h। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कंबाइंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, संचयी बारंबारता निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं देखो, अगला कॉलम कौन सा हो जाएगा अपना CF। ठीक है तो ये कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना सेम वही क्या हो जाएगी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है यानी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वही क्या हो जाएगी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है उसके बाद में क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड कर दो तो 2 और 5 कितने हो गए 7 हो गए, ये 7 हो गया। ठीक है 7 को 3 में ऐड करो तो 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए। 10 को 7 में ऐड करो कितने हुए 17 और 17 को इसमें 3 में ऐड करो तो कितने हो गए 20। ऐसे करके कंबाइंड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कहने का मतलब देखो 2 की जगह तो 2 रखो, फिर 2 + 5 7, 7 + 3 तो 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20। ठीक है ऐसे यहाँ पर अगर मैं सिग्मा एफ निकालना चाहूँ तो वो 20 ही आना चाहिए, जो हमारी लास्ट डिजिट आई है उसके बराबर ही आना चाहिए। देखो 2 और 5 7 और 3 10 और 17 और ये 20 हो गया ना, तो ये सेम आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं n, जो सबसे लास्ट या सबसे बड़ी जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं n बोलते हैं। ठीक है तो ये n हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है m = n/2 निकाल देना है। n/2 जो हमें फॉर्मूले में भी यूज करना है लेकिन सबसे पहले इसको हमें सेपरेट निकालना है। ठीक है n/2 तो n/2 कितना आया हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है 20 तो 20/2 कितना आया 10।
तो 10 से ठीक बड़ी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी चेक करो। 10 से ठीक बड़ी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी में ये तो 10 हो गया, लेकिन 10 से ठीक बड़ी कौन सी होगी? 17 हो गई ना। 10 से ठीक बड़ी कौन सी हो गई? 17 हो गई। तो ये हो गया हमारा मीडियन ग्रुप, ये हो गया हमारा मीडियन ग्रुप। और मीडियन ग्रुप ये आ गया तो इसका मतलब है इसकी जो लोअर लिमिट है ये तो L कहलाएगी, इंटरवल तो H है ही, ठीक है, 10 का चल रहा है इंटरवल। उसके बाद में और हमें किसकी जरूरत है? देखो और हमें L मिल चुका है, N/2 मिल चुका है, H मिल चुका है, ठीक है। और हमें किसकी जरूरत है? F और CF की। तो F और CF, ये जो मीडियन ग्रुप है ना, इस मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ही हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F। और इस ग्रुप से ठीक पहले वाली जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कहेंगे? CF, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? CF। अब हमारे पास जब सारी वैल्यू आ चुकी है, ध्यान रखें F और CF को उल्टा ना कर दें, ठीक है। मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो F होती है, और मीडियन ग्रुप से ठीक पहले वाले जो ग्रुप की जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम CF कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास अब सारी वैल्यू आ चुकी है तो वैल्यू रखो और उसकी मान निकालो, आंसर निकालो। तो L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस N/2 की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं 10, माइनस CF, N/2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10, ठीक है, और माइनस CF कितना है? 10 अपॉन F। अब वैसे तो देख सकते हो बाकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 माइनस 10 आ चुका है तो 0 हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना। फिर भी चलो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए रख देता हूँ मैं यहाँ पर ये 7 और इंटू H की वैल्यू कितना इंटरवल चल रहा है इसमें? 10 का, ठीक है। तो कितना आ चुका है? M = 35, क्योंकि 10 माइनस 10 ये 0 हो चुका है, 0/7 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, ये तो पूरा, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ चुका है? 35। देख लो उसी ग्रुप में है, मैंने बोला था कि आंसर कुछ भी हो सकता है लेकिन उस ग्रुप में ही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो मीन, मॉड और मीडियन ये तीनों अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये तीनों अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, किसके लिए? क्लासीफाइड डाटा के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ऑगब वगैरह की और उनकी भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद में हम प्रसरण वगैरह पर चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को तो हम यहीं विराम देते हैं। और प्रैक्टिस, वैसे तो मैं होमवर्क देना चाह रहा था, लेकिन होमवर्क के लिए मैंने बोल दिया आपको कि 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है ना, 10th क्लास की जो 14th एक्सरसाइज है ना, उसमें इन तीनों के काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको करने के लिए। 14th एक्सरसाइज है, उसमें इन तीनों के इसी पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है वहाँ से, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ में, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।